चलिए अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल गेन की रिवीजन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली बात, कैपिटल गेन के अंदर आपको पता है कि जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं तो आपको एक कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की जरूरत होती है। जो आपने कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स पढ़ा वो पढ़ा आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, और अब के लिए हमारा जो CII है वो बेटा जी बदल के 2020-21 के लिए 301 हो गया है, 301। ये बात समझ में आ रही है? 301 मतलब 301 रुपए का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स है हमारा। पिछले साल का क्या था? 289, तो 289 से बढ़ के क्या हो गया? 301, ठीक है। सबसे पहले अब कैपिटल गेन में चार्जिंग सेक्शन देखेंगे। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन याद है किसी को? सेक्शन 45(1). सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 अगर बेसिक आइडिया लेके चलें तो आपसे कहता है कि अगर आप किसी भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं, दो वर्ड्स पे फोकस है, क्या कि आप किसी भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर से होने वाले जो गेन और लॉस हैं उन पे टैक्स लगाया जाएगा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो दो वर्ड्स हमने फोकस करने हैं 45(1) से जो हमें मिले वो कौन से हैं? एक तो कैपिटल एसेट, और दूसरा वर्ड कौन सा है भैया? ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? ट्रांसफर और कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, और ट्रांसफर की डेफिनेशन आती है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। सबकी शक्लें ऐसे बन जाती है जब मैं सेक्शन कोट करता हूं ना कि बस पता नहीं कौन सी बुढ़िया नानी की कहानी सुना रहा हूं जो बचपन में पढ़ी थी, सर अब याद है नहीं है। वैसे जोश रहता है तुम्हारा, लोगों को भी वही हाल है कि वो कोई फेमस गाना चल रहा होता है ना, उसके अंदर जो दो वर्ड फेमस होते हैं तब सब चिल्ला के गा देते हैं तब सब चिल्ला के गा देते हैं। बाकी पूरा पूरा वो है ना, जैसे वो एक गाना है वी विल रॉक यू, उसमें वी विल रॉक यू पे सब चिल्ला देते हैं, बाकी सारे पे हाँ, ब्राउन मंडे में भी यही चल रहा है, ठीक है। तुम पहले डिस्कस कर लो ये है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखनी है, फिर ट्रांसफर की देखनी है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे चैप्टर के लिए। तो चलिए अब एक काम करते हैं, नोट्स खोल लेते हैं अपने, जो हमारे पास बुक है भाई? सबके पास है? ये वाली तो है। चलो ये जरा मैं थोड़ा जल्दी ऊपर पहुंचा दूं इसे। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं ये इसके अंदर? एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर shall be chargeable to income tax under the head capital gains and shall be deemed to be the income of the previous year in which the transfer took place. Such capital gain if unless such capital gain is exempt under section 54 से लेकर पूरी सीरीज है 54 GB तक। इस डेफिनेशन से हमें ये बातें पता चलती हैं। द फॉलोइंग एसेंशियल कंडीशंस फॉर टैक्सिंग कैपिटल गेन, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट होना जरूरी है, वो कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर होना जरूरी है उसका। फिर देयर मस्ट बी प्रॉफिट्स और गेन्स ऑन सच ट्रांसफर विच विल बी नोन एज कैपिटल गेन, वो एग्जेम्प्ट नहीं होने चाहिए। और अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो क्या माना जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा उसी साल में। कैपिटल गेन सेम ईयर में टैक्सेबल होते हैं, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपको याद हो, कुछ कैपिटल गेन्स हैं कुछ तरह के, वो सेम ईयर में टैक्सेबल नहीं होते हैं। किसी को याद है? उसके सेक्शंस हम कोट करें, अगर मैं पहले ही अगर आपको डिस्कस करूं, सेक्शन 45(1)(a), सेक्शन 45(2), सेक्शन 45(5) और सेक्शन 45(5)(a। याद आ रहा है किसी को ये कौन से? हाँ जी, अच्छा
सेक्शन से किसी को भी याद नहीं है? सेक्शन 45(1) आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट वाला है, जिसमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। 45(2) आपका कन्वर्जन वाला है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। 45(5) आपका कंपलसरी एक्विजिशन वाला है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अ कैपिटल एसेट। और 45(5) है आपका ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट वाला है, ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। याद आ रहा है? कोई बात नहीं, रिवाइज कर रहे हैं धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा बुरा फील करेंगे पहले क्लास के स्टार्टिंग में अपने आप के ऊपर कि मैं नालायक, मुझे कुछ याद नहीं, तभी मेहनत करने का कुछ फायदा आएगा। ठीक है ना? चलिए, अब यहां पे हमने क्या बात करनी है कि हमारा जो कैपिटल गेन होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमने तो कह दिया भैया कैपिटल गेन क्या टैक्स करेंगे हम तो कैपिटल गेन जो है वो कैसे कंप्यूट किया जाएगा। सबसे पहले आप समझें, आप ये देखेंगे आपने वो एसेट बेचा कितने में, ठीक है ना? आपने वो एसेट बेचा कितने में, तो बेचा कितने में उसे हम क्या बोलते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। प्यार से क्या बुलाते हैं इसे? FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फिर इसमें से माइनस करते हैं हमने अगर कोई एक्सपेंसेस किए हैं उस पर्टिकुलर एसेट को ट्रांसफर करने के लिए, तो एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर सच ट्रांसफर, तो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। फिर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो मेरे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं? नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन आएगी। नेट सेल कंसिडरेशन में से हमने माइनस करनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी वो एसेट हमने कितने में खरीदा था वो माइनस करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, और उसमें से माइनस करेंगे अगर आपने उस एसेट में कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, जिस एसेट ने उसकी वैल्यू को, जिस खर्चे ने उस एसेट की वैल्यू को, यूजफुल लाइफ को कुछ बढ़ा दिया हो, तो ही आप उसे इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रही है? तो यहां पे माइनस क्या करना है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आप कोई घर बेच रहे हो और आपने पिछले साल उस घर में व्हाइट वॉश करवाई थी, तो उस व्हाइट वॉश के एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में माइनस मत कर देना। सर मैंने 2 नलके भी लगवाए थे, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। समझ में आ रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर जो एसेट की लाइफ या वैल्यू में वृद्धि करे, बढ़े, तो ही आपने उसको माइनस करना है। ठीक है? और ये माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये बात समझ में आती है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा जी? अच्छा, लेकिन अगर यही हम कहें कि हमने लॉन्ग टर्म की बात करनी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए गेन निकालना है हमने, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इंडेक्सेशन करनी पड़ेगी। तो इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बेटा देखो, सबसे पहले लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत लंबा पीरियड इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा है, कोई चीज मैंने, अगर गोल्ड की बात करता हूं, अगर मैंने 2010 में गोल्ड खरीदा और आज बेच रहा हूं, तो जो भी डिफरेंस होगा वो सारा का सारा मेरा फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी बड़ा रोल रहता है। तो इन्फ्लेशन वाले पार्ट को भी तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि जब लॉन्ग टर्म की बात चलती है, तो लॉन्ग टर्म में हम क्या करते हैं? इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन करने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं? CII, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स की। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स बेटा जी हमने डिस्कस किया कि इस साल का क्या हो गया है? 301, 2020-21। बेस ईयर क्या है इसके लिए? 2001, 2। और उसका क्या होता है? ऑब्वियसली कोई भी इंडेक्स नंबर बेस ईयर का कितना होता है? 100। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब अगर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना है, तो हमें COA यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह क्या चाहिए? ICOA। और ICOA का फॉर्मूला क्या होता है? COA मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर in which the asset was
फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी, यानी जिस साल में आप उस एसेट के मालिक बने। इज दैट क्लियर? और अगर हम आगे बात करते हैं COI, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह हमें क्या चाहिए? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला क्या है? COI मल्टीप्लाइड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर divided by CII of the year in which improvement took place. ये बात समझ में आ रही है? CII ऑफ द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट टुक प्लेस, तो जिस साल में इंप्रूवमेंट हुई है उस साल के CII से आप डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब इस बात में और अगर हम गौर फरमाएं तो हमने तो मेथड तो देख लिए, लेकिन सर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में फर्क क्या आता है? कौन सा एसेट लॉन्ग टर्म, कौन सा एसेट शॉर्ट टर्म? तो इसके लिए जरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले कैपिटल एसेट के बारे में। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 क्लॉज 14। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखते हैं बेटा आपकी बुक में से। देखिए, किसी भी चीज को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक होती है कि सिलेक्टिव अप्रोच की ये है, एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में क्या कह देते हैं? आप सब कुछ है सिवाय इसके, तो आप जो छोटी मोटी एक्सेप्शंस होती हैं उन्हें आप आउट कर देते हैं, कहते हैं बाकी सब कुछ वही है। समझ में आ रही है? ठीक है ना? मैं कहूं कि आप में से अगर मैं कहूं कि आप में से 3 बच्चे नालायक है और ये हैं, तो वो कौन सी अप्रोच हो गई? सिलेक्टिव। और अगर मैं कहूं कि सब बच्चे में से 2 छोड़ दो बाकी नालायक हैं, तो क्या अप्रोच होगी? कॉम्प्रिहेंसिव। समझ में आ रही है? तो जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है वो इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव करी है। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या कैपिटल एसेट है, उन्होंने बस सीधा सीधा बता दिया क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने क्या करा? कैपिटल एसेट्स मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एनी काइंड, देखो कितनी फ्रीडम दे रहे हैं, कह रहे हैं एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। सच प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है? शेयर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटीज हो सकती हैं, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है। प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स एनी राइट्स इन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट्स ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट्स व्हाटसोएवर। तो कोई राइट्स अगर आपके पास है इंडियन कंपनी में तो वो भी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पे ये तो जनरल डेफिनेशन आ गई, ये जनरल डेफिनेशन आ गई। ठीक है ना? अब बात करते हैं कि कौन सी इसकी एक्सेप्शंस हैं जो मेन है। पहली एक्सेप्शन तो आपको याद होगी, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, क्योंकि भैया अगर स्टॉक इन ट्रेड बेचूं तो कौन सी इनकम हो? बिजनेस इनकम हो, तो मैं तो उसे PGBP के हेड में टैक्स करूंगा ना। तो अगर मैं ज्वेलर हूं और मैं गोल्ड बेच रहा हूं एज माई स्टॉक इन ट्रेड, सो दैट विल बी टैक्सेबल इन माई इनकम अंडर द हेड PGBP। समझ में आ रही है? एंड नॉट एज कैपिटल गेन। लेकिन अगर मैंने अपनी पर्सनल सोने की चेन, ये सोने की नहीं है बेटा, नजर मत लगाना, हाँ, तो अगर मैंने अपनी पर्सनल सोने की चेन बेच दी है एज माय कैपिटल एसेट, एज माय ओन पर्टिकुलर एसेट, तो वो कैपिटल एसेट माना जाएगा और उस पे जो गेन होगा वो टैक्सेबल है अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है? स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये बात ध्यान में रखेंगे। फिर बात आती है पर्सनल इफेक्ट्स। ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स हैं अगर आपके, तो वो कैपिटल एसेट नहीं है। ठीक है? इसमें कई सारी चीजें आउट हो गई। ठीक है ना? हाँ, आपके कपड़े, आपके ये जो छोटी मोटी कार्स, मोबाइल फोन्स, जो पर्सनल यूज के लिए आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सब क्या है? कैपिटल एसेट है? नहीं, क्योंकि वो क्या है? पर्सनल मूवेबल इफेक्ट है। आप अगर सोचें 2 मिनट के लिए भी कि हाई गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, उसने इन सब चीजों पे टैक्स हटा दिया,
इन चीजों को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ही हटा दिया, तो बेटा याद करके या ध्यान करके देख लो कि इनमें से कौन सी चीज फायदे में बिकती है। सोच, मयूर एक शर्ट खरीद के लाया 2000 की, 4 दिन बाद OLX पे डाल रहा है, 10,000 की बिक जाएगी? अनलेस यू आर शाहरुख खान, फिर तो ज्यादा में बिकेगी भैया, है कि नहीं? लेकिन अगर आप शर्ट की बात करो या कोई भी ऐसे डेप्रिशिएबल एसेट की बात करो जो पर्सनल है, मूवेबल है, तो उसमें तो वैल्यू इंक्रीमेंट होता ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने भी तुम्हें ऐसे ही पुचकार के कह दिया कोई बात नहीं मुन्ना, इस पे टैक्स मत दियो, बनता ही नहीं भाई। अच्छा, आपने कहा अच्छा मेरी जो ज्वेलरी है ये भी पर्सनल और मूवेबल है, गवर्नमेंट कहती नहीं नहीं वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन की एक्सेप्शन है। उन्होंने क्या बोला? पर्सनल मूवेबल इफेक्ट कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन 6 चीजें पर्सनल मूवेबल इफेक्ट नहीं है, तो यानी वो क्या हो गई? कैपिटल एसेट। कौन सी 6 चीजें? सबसे पहले ज्वेलरी। ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी इज एक्चुअली प्रेशियस, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स, इनका कोई भी मिक्सचर, अलॉय या किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ये यूटेंसिल्स की फॉर्म में हो, ये किसी अपैरल में जड़े हो या ये फर्नीचर का पार्ट हो, हम इसे ज्वेलरी ही मान के चलेंगे, क्योंकि लोग बड़े क्रिएटिव हैं। हम कहते हैं गहने नहीं बेचने, गहने बेचोगे तो टैक्स, उन्होंने सोने के बर्तन बना लेने। समझ में आ रही है? ठीक है कि नहीं? हाँ, अभिनव के घर में फर्नीचर में हीरे लगे हुए हैं, कुर्सी में हीरे लगे, तो फिर क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलो। तो फिर पर्सनल मूवेबल इफेक्ट में कह दिया, however the following assets shall not be treated as personal effects even though these assets are movable and are held by the assessee for personal use। कौन से भैया? ज्वेलरी एंड बुलियन। बुलियन क्या होता है? बेसिकली प्रेशियस मेटल इन रॉ फॉर्म, इन बिस्किट फॉर्म, इन बार्स फॉर्म, कॉइन्स फॉर्म। समझ में आ रही है? तो उसे बुलियन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल, or any other precious metal, precious or semi-precious stone, whether or not set in any furniture, utensil or other article, or worked or sewn into any wearing apparel। फिर archaeological collections, फिर drawings and paintings, sculptures, आगे देखो क्या है? any work of art। तो 6 आइटम जरा रिवाइज करें, कौन से? ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्रॉइंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये बात याद रहेगी। ये क्या है? ये पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स हैं, ये पर्सनल मूवेबल इफेक्ट की एक्सेप्शन है, यानी ये क्या है? कैपिटल एसेट है। चलिए नेक्स्ट है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तीसरी आपकी जो एक्सेप्शन है वो क्या है? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। ये बात समझ में आ रही है? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन ये जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, हम बात कर रहे हैं जो इनसाइड इंडिया है, उसी को एक्सेप्शन मिल रहे। अगर आउटसाइड इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट माना जाएगा। तो हमने अपने किसान भाइयों को छूट देने के लिए कि भैया अगर तुम अपनी जमीन बेचो और तुम्हें कोई फायदा हो तो तुम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन उसमें भी हमने कौन से एरिया वालों को माफ किया? रूरल। अब हमने अर्बन वालों को माफ नहीं किया, हमने कहा रूरल एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। क्लियर है? इसका अर्बन एरिया वगैरह की डेफिनेशन अभी देखते हैं। और चौथा क्या है? चौथा है आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, भारत प्रदेश में तुम्हें वैसे ही पता है गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है। गोल्ड की बहुत ज्यादा डिमांड है फॉर ज्वेलरी पर्पसेस, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस एज वेल, क्योंकि गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ठीक है ना? आप कंपनी के डिबेंचर्स खरीदते हो, कंपनी बंद हो सकती है, सोना ले लिया तो ले लिया। लेकिन भारत में इतनी सोने की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाती है, इसलिए जो डिमांड है इतनी हाई वो कैसे मीट होती है? इंपोर्ट करके। जहां इंपोर्ट होते हैं दैट मीन्स हायर डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सो द गवर्नमेंट वांट्स टू डिस्करेज दिस इंपोर्ट।
अब गवर्नमेंट लेडीज को तो समझा नहीं सकती कि सोना मत पहनो, जो देखो सीधी सी बात है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अब इसमें से कई लड़कियां सोच रही मैं तो पहनती भी नहीं है। अब नहीं समझाया जा सकता। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में तो कुछ किया जा सकता है। गवर्नमेंट कहती है व्हाट इफ तुम्हें इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी गोल्ड वाली ही मिले, वैल्यू भी वही मिले, बट गोल्ड असली में ना मिले, कागज मिले उसकी जगह। समझ में आ रही है? तो उसके अंदर आपको गवर्नमेंट क्या देती है? बॉन्ड्स देती है। जब आप खरीदते हैं, जो प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइसेस होते हैं उसके ऊपर खरीदते हैं, और जब आप उसे बेचते हैं, जब आप उसे रिडीम करते हैं, तो उस टाइम के जो प्रिवेलिंग गोल्ड प्राइसेस होते हैं उस पर मिलता है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज है तो ठीक है ना यार। उल्टा गोल्ड को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है, कीमती है भाई। लॉकर खरीदो पहले, तो लॉकर पे रेंट पे रखो है। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने इस चीज को और लुक्रेटिव बनाने के लिए क्या कह दिया कि अगर गोल्ड बेचोगे तो कैपिटल गेन लगता है, टैक्स लगता है, क्योंकि गोल्ड इज अ कैपिटल एसेट। कह रहे बॉन्ड कैपिटल एसेट ही नहीं है अब। चलो, मतलब एक और लुक्रेटिवनेस हो गई आपके लिए बॉन्ड खरीदने की। मैंने खरीदे हुए हैं, लास्ट ईयर मैंने खरीदे थे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, सुना? एसजीबी मैंने खरीदे थे सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, यही गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाले। तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड खरीदा मैंने बेटा, पूरे 10 ग्राम सोना। हाय हाय, पूरे 10 ग्राम। अच्छा, मेरे पास सोना आया नहीं? सोना नहीं आया मेरे पास, वो मैंने खरीद लिया, वो मेरे डीमैट अकाउंट में है, अब दिखता है कि डीमैट में है, दैट्स इट। अच्छा, उस पर मुझे इंटरेस्ट भी आता है, 2.5% का इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर। आई नो इट इज नॉट दैट अट्रैक्टिव, 2.5%, 2.5% पर एनम है, पर मंथ मत सोच लेना, ठीक है? तो 2.5% पर एनम, और ऊपर से जो भी अब जब रिडेम्पशन करूंगा तो जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी तब की। जब मैंने खरीदा था मेरे ख्याल से 40,000 समथिंग का गोल्ड था, आज मेरे ख्याल से कितना चल रहा है? 48 है, 47 है। सुबह सुबह देख के आया बच्चा गोल्ड के रेट, सुबह उठते सार चाय, गोल्ड रेट। ठीक है, अपना अपना शौक है भैया। तुम जो हंस रहे हो बेटा, तुम क्या देख के आए हो सुबह सुबह? है क्योंकि सास भी कभी बहू थी? चलो नालायक। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स क्लियर है। अब हमने बात करनी है, वापस आना है इस पॉइंट पे कि एग्रीकल्चरल लैंड को रूरल और अर्बन कब कहा जाता है? आप कहो सर मेरा इलाका तो वैसे ही बड़ा घटिया है, उसको तो रूरल ही कह दो सर, पानी तो कभी आता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपके लैंड को रूरल और एग्रीकल्चरल आपकी मर्जी के हिसाब से अर्बन और रूरल बताएंगे, उसके लिए हमारे पास पूरे प्रोसीजर है, ठीक है? प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोसीजर को समझाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अर्बन एरिया की डेफिनेशन दे दी। तो रूरल एरिया की डेफिनेशन क्या हो जाती है? विच इज नॉट अर्बन। अर्बन एरिया की डेफिनेशन क्या है कि अगर वो एरिया, जिस ज्योग्राफिकल एरिया, जिस म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, उस जुरिस्डिक्शन में 10,000 से ऊपर की पॉपुलेशन है, तो उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में जो भी लैंड है वो अर्बन है। मेरी बात समझ में आई? तो जैसे गुड़गांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसका दायरा है ये, मान लो उसकी जुरिस्डिक्शन है। अब हम देखेंगे सबसे पहले पॉपुलेशन। सर पॉपुलेशन कैसे देखनी है? एज पर लेटेस्ट सेंसस, ठीक है? एज पर लेटेस्ट सेंसस देखनी है। और अगर ये ग्रेटर देन 10,000 है तो इस पूरे जुरिस्डिक्शन में जो भी लैंड है वो क्या है? अर्बन है। अगर ये लेस देन 10,000 हो जाएगी फिर लैंड क्या हो जाएगा? रूरल। ये बात समझ में आ रही? फिर उसके बाद हम कहते हैं कि भैया अगर मान लो ये जुरिस्डिक्शन आ गई यहां तक, ठीक है, और इस जुरिस्डिक्शन में जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन 1,00,000 तक है। ये मैंने क्या बोला? लेस देन और इक्वल टू, यानी अप टू 1,00,000। वैसे तो अंदर वाला तो एरिया तो अर्बन है ही है, इसके आउटस्कर्ट्स का अप टू 2 किलोमीटर का एरिया भी क्या कहलाएगा? अर्बन। तो रूरल कौन सा हुआ भैया? 2 किलोमीटर के बाद का। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि आपका जो एरिया है, उस एरिया की जो पॉपुलेशन है सर वो 1,00,000 से ज्यादा है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू कितना? 10 लाख है।
अब कितने किलोमीटर, ये तो अर्बन है ही है, ये तो अर्बन है ही है, और इसके कितने किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक जो भी लैंड होगा वो क्या कहलाएगा, अर्बन। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक और सिचुएशन कि अगर जो पॉपुलेशन है वो अबव 10 लाख है, कितनी है, अबव 10 लाख, अंदर का एरिया तो अर्बन है ही है, 8 किलोमीटर तक का एरिया, कितने किलोमीटर तक का, 8 किलोमीटर तक का एरिया क्या है, अर्बन। तो ये 2, 6, 8 का सेंस क्लियर हुआ। हमने क्या डिसाइड कर लिया कि अर्बन कौन सा है, तो रूरल क्या होगा इसके अलावा। तो यहां पे आपने बुक में भी देखें अगर, यही लिखा हुआ है, द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स डिफाइन द स्कोप ऑफ अर्बन एरिया, एनी एरिया सिचुएटेड विद इन द लोकल लिमिट्स of a municipality or a cantonment board having population of 10,000 or more। तो 10,000 और लेस हुआ, 10,000 से लेस हुआ तो रूरल, 10,000 और मोर है तो अर्बन। ठीक है, फिर एनी एडिशनल एरिया बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द अबव मेंशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या कैंटोनमेंट बोर्ड टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो। तो उन्होंने पॉपुलेशन और किलोमीटर बता दिए। किलोमीटर पे देखेंगे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस। एरियल डिस्टेंस का मतलब है आप रास्ते नहीं नापेंगे, आप पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस है। साइंस वाले बच्चों को अगर समझाऊं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क जो पढ़ते थे, कुछ याद आता है किसी को? रहने दो बेटा, मैं अभी बेटा पागल ऐसी उम्मीदें लगाता हूं। तुम्हें पिछले अटेम्प्ट का याद नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूं 5 साल पहले की बात बताओ। 5 भी नहीं, मेरे ख्याल से उससे भी पुरानी बात है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फर्क नहीं पता। कुणाल बड़ा खुश है, एक चीज पता है सर, है वेरी गुड, साइंस की क्लास नहीं है, काम आएगी। अच्छा सीधी सी बात है भैया, एज अ बर्ड वुड फ्लाई। अब ये मत कहना सर बर्ड ऐसे ऐसे फ्लाई करे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो बर्ड नशे में नहीं वो सीधा जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है? तो ये अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे। अब बात आती है कि पर्टिकुलर एसेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कब बनता है। कोई भी पर्टिकुलर एसेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कब बनता है। तो अब हम यहां पे अगर देखें तो हमारे जो कैपिटल एसेट है ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक होते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। LTCA, STCA, हाँ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सा एसेट होता है विच इज नॉट शॉर्ट टर्म, याद है ना, ठीक है ना। तो LTCA क्या है, नॉट STCA। अब STCA के नीचे भी लिख देता हूं नॉट LTCA, तो चलेगा नहीं चलेगा ना। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें 3 पीरियड्स ध्यान रखने हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमें याद रखना है 36 मंथ्स, 24 मंथ्स और 12 मंथ्स। पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात कर रहे हैं। 12 मंथ्स में 3 आइटम है, 24 मंथ्स में 2 आइटम है और फिर 36 मंथ्स में बाकी सारे। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर एक जनरल लॉ पढ़े कि अगर आपने किसी भी एसेट को होल्ड किया है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 36 मंथ्स, मतलब 36 मंथ से ज्यादा नहीं हुए, 36 मंथ्स हो जाएंगे चलेगा, तब भी शॉर्ट टर्म रहेगा। 36 मंथ्स 1 डे हो गया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो अगर आपने किसी भी एसेट को होल्ड किया है, ओन किया है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 36 मंथ्स, तो वो क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। कुछ एसेट्स के लिए ये पीरियड 12 महीने का कर दिया गया है। तो 12 महीने वाले एसेट्स देखें अगर हम, 12 महीने के लिए नंबर 1 है लिस्टेड सिक्योरिटीज।
सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों आते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम शेयर्स की भी बात कर लेंगे और डिबेंचर्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे। फिर सेकंड है आपका यूनिट्स ऑफ यूटीआई या म्यूचुअल फंड। तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड, कोई यूनिट्स ऑफ यूटीआई खरीदते हैं तो वो भी कितने महीने बाद लॉन्ग टर्म हो जाएंगे? 12। याद रहेगा। तीसरी बात करें तो जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं बेटा? कूपन रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बिफोर मैच्योरिटी। ऑब्वियसली तुम किसी ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है? ऐसा करना चाहोगे? नहीं ना। इसमें क्या होता है कि जब आप इन बॉन्ड्स को अप्लाई करते हैं, बाय करते हैं, तो वो डिस्काउंट पे होते हैं, और जब आप रिडीम करते हैं तो वो पार पे रिडीम होंगे या ओवरऑल प्रीमियम पे भी रिडीम हो जाते हैं। तो जो आपको इंटरेस्ट पोर्शन है वो सारा का सारा एक साथ मिलता है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। समझ में आ रही है? उसके अंदर आप ध्यान दें इस बात पे, ठीक है ना, कि जो भी एंड में पैसा गेन में आएगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। और जीरो कूपन बॉन्ड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बेसिस पे क्या पीरियड देखना है? 12 मंथ्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इशू करती हैं फॉर देयर लॉन्ग टर्म फंडिंग नीड्स। ठीक है, क्लियर है? चलिए, फिर कुछ एसेट्स के लिए 24 मंथ्स का पीरियड है। सबसे पहले इसके अंदर है अनलिस्टेड शेयर्स। अब यहां पे जो मैं बोल रहा हूं वो मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं? शेयर्स। तो अनलिस्टेड शेयर्स, ऊपर क्या बोला? लिस्टेड सिक्योरिटीज। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। उधर बोला लिस्टेड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में शेयर्स भी आ गए, डिवेंचर्स भी आ गए, लेकिन यहां क्या बोला? शेयर्स। कौन से? अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड डिवेंचर्स कहां गए? 36 मंथ्स। समझ में आ रही है? अगर शेयर्स लिस्टेड है 12 महीने, डिवेंचर्स लिस्टेड है 12 महीने, शेयर्स अनलिस्टेड है 24 महीने। समझ में आ रही है? और डिवेंचर्स अनलिस्टेड है तो 36। इज दैट क्लियर? और सेकंड आ गया यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग। ठीक है ना? क्लियर है सबको? चलिए, अब यहां पे ना एक बार के लिए एक्सरसाइज कर लो दिमाग की थोड़ी सी। ये देखो, सबसे पहले लिस्टेड शेयर्स, हमने क्या बोला? लिस्टेड शेयर के लिए 12 महीने। तो यहां पे देखो 12 महीने कह रहे हैं ना शॉर्ट टर्म के। पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीओएच माने पीरियड ऑफ होल्डिंग, लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेटर देन 12 मंथ्स। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए 24, लिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए 12, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया चाहे लिस्टेड चाहे अनलिस्टेड 12, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स 12, जीरो कूपन बॉन्ड्स 12, इमूवेबल प्रॉपर्टी 24, एनी अदर कैपिटल एसेट 36। बात याद रहेगी? हमने भी तो ऐसे ही कर लिया ना उसको। चलो, अब बात करते हैं सेक्शन 247, सेक्शन 2 क्लॉज 47। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसकी डेफिनेशन है ये? ट्रांसफर। सेक्शन 45(1) में हमें दो मेन वर्ड मिले थे। कौन से दो मेन वर्ड थे वो? कैपिटल एसेट एंड ट्रांसफर। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन 214, ट्रांसफर की डेफिनेशन 247। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स नंबर 1 सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। सेल कर दिया, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट ने भी कितने बढ़िया तरीके से लॉज बनाए हैं। उन्होंने चार्जिंग सेक्शन में ये नहीं लिखा कि बेचोगे तो टैक्स लगेगा, क्योंकि उनको पता था तुम शाणे हो, तुम बेचने के अलावा और बड़ी चीजें कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कौन सा वर्ड यूज किया? एक ब्रॉड वर्ड यूज किया, और वो ब्रॉड वर्ड क्या है? ट्रांसफर। ठीक है, अब एक बात सोचते हैं जरा ध्यान से, कि मान लो कि सुनिधि के पास बहुत सोना पड़ा है, गोल्ड है, जो इसने बहुत सालों पहले बड़े सस्ते में खरीदा था। आज ये मेरे पास आती है, कहती सर आपका घर बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, मैंने ये घर लेना है।
मैंने कहा ठीक है बेटा, इतने रुपए का है। ये कह रही रुपए नहीं दूंगी, गोल्ड दूंगी। मैंने कहा ठीक है, गोल्ड दे दे। तो एक तरह से हमने अपने कैपिटल एसेट्स को एक्सचेंज कर लिया ना, बाटर कह लो चाहे, है कि नहीं। अब इसको हम बोले यार ये तो सेल नहीं है, हम तो कैपिटल गेन नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट भी तो कहती है मैंने कौन सा तेरे को कहा है कि सेल पे टैक्स है। टैक्स किस पे है? ट्रांसफर पे। तो वहां पे कह रहे हैं सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम है नालायक लिमिटेड। क्या नाम है? नालायक लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या है? कौन सी कंपनी है भैया? प्राइवेट है, पब्लिक है? पब्लिक है। सीएस वाले भी फड़फड़ा रहे हैं इसमें सोच रहे हैं अभी भी। ऐसी बातें मत करो बेटा, कंपनी लॉ तो तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा ग्रंथ है, हैं? ऊपर मुंह दिखाना है आईसीएसआई में। बेटा हमारा नरक हमारा स्वर्ग हमारे इंस्टीट्यूट्स ही हैं, समझ लो, ठीक है ना। हमारा भगवान वही, सब मर के जाएंगे नरक और स्वर्ग में, हम जाएंगे आईसीआई आईसीएसआई में। हमारी आत्माएं वहीं भटकेंगी। सीए वालों, विकास भवन है तुम्हारा जो लास्ट डेस्टिनेशन, समझ में आ रही है? हाँ, तो वहां मुंह दिखाना है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा चीजों का। हाँ जी, अगर मान लो वी इन आर कंपनी नालायक लिमिटेड गो इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। क्या कर रहे हैं हम? वॉलंटरी लिक्विडेशन। अच्छा, हु वर यू? शेयर होल्डर्स, राइट? सो यू हेल्ड एन एसेट। व्हाट वाज द एसेट? शेयर। समझ में आ रही? अच्छा, वंस द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, we'll appoint a liquidator, right? We'll ask him to dispose of all the assets, pay off all the liabilities, and then what to do with the remaining amount? Shareholders give it to us, है कि नहीं? अच्छा, now are you selling your shares? Are you selling your shares? No, you are not selling your shares. Sir, I am relinquishing my rights in the company. समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पे समझना है, एक्चुअली ये एक्सटिंग्विशमेंट में ज्यादा फिट होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स, ठीक है ना, एक्सटिंग्विशमेंट में ज्यादा फिट होता है। रिलिंक्विश में तो आप लेट गो करते हो और किसी और के नाम पे हो जाते हैं, एक्सटिंग्विशमेंट में वो खत्म ही हो रहे हैं। तो जो आपने लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का एग्जांपल है वो किस में आ रहा है? एक्सटिंग्विशमेंट में आ रहा है ऑफ एनी राइट्स देयरइन। तो अब आपको जो पैसे मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ लिक्विडेशन, उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? कैपिटल गेन टैक्स, सब्जेक्ट टू, याद रखिएगा मेरी बात, जो भी मैं बात बता रहा हूं ना, याद रखिएगा, सब्जेक्ट टू डिविडेंड टैक्सेशन एज वेल, सेक्शन 222C। आई लाइक द लुक्स ऑन योर फेसेस व्हेन आई डू दिस। किसी को याद आ रहा है 222C? डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड, आपको किसी को यह भी पता है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, जो ये लिक्विडेशन की बात कर रहे हैं, इसकी टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन में कौन से सेक्शन में? कोई बता दो, पूरे 11 रुपए इनाम दूंगा। नेक्स्ट क्लास में ना सब बच्चे सजेशन सोच के आएंगे कि सर आत्महत्या कैसे करें, क्योंकि मैंने नहीं जीना है। जो तुम्हारी ये हरकतें है ना, मैंने नहीं जीना बेटा, मैं जा रहा हूं, मेरा हो गया। सेक्शन 46, एक ही आगे था 45 से। मेरी बात सुनो, और एक और मैं बात बता दूं, अब मैं सिर्फ तुम लोगों से बात कर रहा हूं। हाँ जी, तुम, इनके लिए सेक्शन याद करने इतने जरूरी नहीं है, समझ में आ रही है? क्योंकि इन्हें करने हैं भारी भरकम क्वेश्चन। तुम्हें क्या करने हैं? एमसीक्यू। तुमसे पूछ लेंगे, तुमसे पता है क्या पूछेंगे एमसीक्यू में? तुम्हारे भी एमसीक्यू आने हैं, लेकिन तुम्हारे सेक्शन बेस नहीं आते हैं, इतने सेक्शन बेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आ भी गया तो तुम्हें पूछ लेंगे सेक्शन 46 डील्स विद हाइफन, 4 ऑप्शन। फिर क्या करोगे? अगला अटेम्प्ट है, अगला क्वेश्चन। नहीं, एक और बात मैं अगर कहूं, मेरी बात अगर सुनो और मानो, तो इस बात का ध्यान रखना कि पेपर में जब जाओ तो पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम मिलता है,
उस रीडिंग टाइम में ही डिसाइड हो जाता है कि आपका पेपर कैसे होने वाला है। वही डिसाइड हो जाता है कि आप कॉन्फिडेंस में आए हो, ओवर कॉन्फिडेंस में आए हो, या पैनिक अटैक में आए हो। समझ में आ रही है बेटा? इस बात को ना, मेरी बात सुनना जरा, इस बात को पहले से ही लेके चलो। मैं एक बड़ी अच्छी स्कीम बता रहा हूं, सुनना। ये सोच के चलना 10 नंबर का पेपर ऐसा है जो बिल्कुल आता ही होगा। मतलब मैं पढ़ के भी ना जाऊं ना कुछ भी, तो भी वो 10 नंबर मेरे हैं। मतलब नल्ले से नल्ला बच्चा 10 नंबर तो ला ही सकता है। तो वो 10 नंबर को देख के खुश नहीं होना। समझ में आई? फिर सोच के जाओ कि एक और 10 नंबर का पेपर है जो आना ही नहीं है, जो मेरे को आएगा ही नहीं, जो बिल्कुल उस टॉपिक से आएगा जो मैं पढ़ के ही नहीं गया, जो सर के ऊपर से जाएगा। समझ में आ रही है? ये सोच के चलो पहले से ही, प्रोविजन, प्रूडेंस। समझ आ रही है? कितना बचा? 80। वो फाइट है मेरी। समझ में आई? आप जब क्वेश्चन देखते हो उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम पे आपको 2 चीजें समझ नहीं आती हैं, आप वहीं अपनी हिम्मत हार देते हो, आज का पेपर तो गया, और वहीं हाथ पैर फुला लेते हो, और जो चीज आती होती है ना वो भी लटक जाती है। समझ में आ रही है? आंखों के आगे अंधेरा छाना, ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं। मैंने तो 1-2 अभी ये भी सुना है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो जाते हैं उसमें, वो तो बताते हैं कि हर बार कम से कम 2 बच्चे उल्टी तो करते ही करते हैं। मैंने कहा ये कौन सा नया सीन है? कह रहे पेपर देख के ही, रीडिंग टाइम में ही। मैं, ये गजब काम है भाई, डर के मारे। ये भी होता है बेटा दुनिया में। पेपर में मतलब मैं वही बात बताऊं ना, एग्जामिनर के पास वही पेपर आ रहा है जिस पे बच्चे ने प्रसाद दिया था। हम लोग आर्टिकलशिप जब कर रहे थे तो हमारे सीए साहब के पास इनोवा गाड़ी थी। इनोवा बेटा बड़ी गाड़ी। अच्छा, इनोवा गाड़ी में नया मॉडल आया था जिसमें पीछे वाली सीट 2 अलग अलग सीटें होती है। मतलब एक तो होता ना कि पूरी एक लंबी सीट, वो नहीं, 2 अलग अलग सीट, बीच में जगह थोड़ी सी ताकि आप पिछली सीट पे जा सके। तो हम अपने सीए साहब के साथ किसी मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, तो आगे वाली सीट पे मैं बैठा हूं जो ड्राइवर के साथ, पीछे वाली सीट पे सीए साहब जो बड़े लोग हैं बैठे हैं पीछे, एक बाजू में एक और आर्टिकल बैठे हुए हैं, प्रमोद जी नाम था उनका। और प्रमोद जी ना बड़े अच्छे स्वभाव के, बड़े भोले ऐसे व्यक्ति थे, और वो सीए साहब के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अपने नहीं, सीए साहब के। और थोड़ा हम जा रहे हैं, थोड़ा उनको दिक्कत लग रही होगी, कुछ बता नहीं रहे हैं जिंदगी में किसी को, शर्मा रहे हैं, चुप चुप ना काम करी जा रहे हैं, काम करी जा रहे हैं। सीए साहब ने पूछा क्या हुआ, तू ठीक है, ये वो, कहते नहीं सर ठीक हूँ, बस ठीक हूँ, बस थोड़ा पेट में दर्द है। जैसे ही उसने बोला पेट में दर्द है, मैंने भगवान का शुक्र मनाया, मैं आगे बैठा हूं। और एक बारी ड्राइवर साहब ने ऐसे बस थोड़ी सी तेज गाड़ी मोड़ी, उन्होंने सारा प्रसाद सर के लैपटॉप पे, सर के लैपटॉप पे सारा प्रसाद दे दिया, सर के ऊपर भी गया थोड़ा बहुता, और मीटिंग हमने कैंसिल कर दी। कैसे जाए मीटिंग पे ऐसे? मैं बड़ा खुश कि मैं आगे बैठा हूं, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं। मैं सर से भी 6 फीट की दूरी बना के ना, 6 फीट की दूरी शुरू से बना रहे हैं हम लोगों से, दूरी बना के खड़ा हूं। और सर ने भी बाद में वो लैपटॉप के लिए वही कहा कि वो बंद हो गया ऑब्वियसली, अब इतना प्रसाद गिराओगे तो सर ने भी नेहरू प्लेस में जाके उस लैपटॉप वाले को ये कहा है कि इसका ना मुझे डेटा दे दे, बस लैपटॉप नहीं चाहिए। क्योंकि पता नहीं कहां किस कोने से एक हफ्ते बाद कोई सामान निकले। चलो अब बात करते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयर इन। एक्सटिंग्विशमेंट क्लियर हो गया, रिलिंक्विश क्लियर हो गया। रिलिंक्विश का एक एग्जांपल बेटा मैं क्या दे सकता हूं, जैसे फॉर एन एग्जांपल के एक व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, अब उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कोई विल नहीं है मान लो, तो अब उनकी प्रॉपर्टी पे उनके सारे बच्चों का अधिकार हो जाता है, ठीक है ना।
अब अगर मान लो उनमें से एक बच्चे को वो प्रॉपर्टी अपने नाम करानी है, तो उनसे बाकी भाइयों से एनओसी साइन करानी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की ये जो प्रॉपर्टी है इसमें मेरा जो अधिकार है उसे मैं रिलिंक्विश करता हूं। समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? हाँ, हमारे केस में बेटा जी हर परिवार में प्रॉपर्टी का तो सीन होता ही है। हर परिवार में ताऊ जी या चाचा जी ईविल होते ही हैं, माँ में बड़े अच्छे होते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। कोई किसी के भी घर में देखना लड़ाइयां होती है ना, तो ताऊ चाचे में ही हो रही होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी का वही सीन है। तो हमारे भी ताऊ जी आए थे हमारे पिताजी के पास के ऐसे ऐसे साइन कर दो पिताजी दादाजी की प्रॉपर्टी के लिए, तो हमारे पिताजी ने तो बड़े आराम से शांति से साइन कर दिए। लेकिन अगर वो शांति से साइन ना करते, वो कहते भैया मुझे कुछ रुपए दो, तो वो क्या होता? रिलिंक्विशमेंट के अगेंस्ट पैसा लिया, कैपिटल गेन। समझ में आ रही? चलिए उसके बाद क्या बात कर रहे हैं? द कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। फिर कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 45(2) में, ठीक है। फिर द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, कोई जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं उनकी मैच्योरिटी रिडेम्पशन को भी हम क्या मान के चल रहे हैं? ट्रांसफर। फिर एनी ट्रांजैक्शन अलाउिंग पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी to be taken or retained in part performance of a contract of nature referred to under section 53A of Transfer of Property Act 1882। बेटा जी प्रॉपर्टी खरीदने का क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले ये समझते हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आप एक हाथ पैसा दोगे, दूसरे हाथ प्रॉपर्टी आपके हाथ में रख दी जाएगी। कोई जमीन का टुकड़ा आपका है, ये कैसे दर्शाया जाए? आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पेपर्स की बात करते हैं। पेपर्स क्या होते हैं? आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जो आपके लोकल मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं, ये जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई पद हैं, उनके द्वारा आप क्या कराते हैं? रजिस्ट्रेशन। लेकिन रजिस्ट्रेशन हर प्रॉपर्टी की नहीं होती हर समय। देयर फॉर मेनी रीजंस जो हैं आपके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती है कई बारी। तो उस केस में प्रॉपर्टी बेचने का तरीका क्या होता है कि आप पैसे ले लेते हैं, पोजेशन दे देते हैं और एक पावर ऑफ अटॉर्नी बना देते हैं, जिसे हम पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है। उस केस में भी आप क्या माना जाएगा कि कैपिटल जो गेन है वो लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर हुआ है। अब मान लो एक प्रॉपर्टी है मेरी है जो एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, अर्बन है, एग्रीकल्चरल लैंड है और मैं उसे बेचना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं बेचना चाह रहा हूं प्लॉट काट के रेजिडेंशियल के लिए। गवर्नमेंट ने अभी तक उसके ऊपर अप्रूवल नहीं दिया है रेजिडेंशियल कॉलोनी का, तो रेजिडेंशियल की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया। कहते हैं ना कच्चे की जमीन, कुछ कई जगहों पे कहते हैं लाल डोरे में नहीं आई है ये जमीन, ऐसा भी कुछ सुना होगा कभी आपने। क्या होता है? वो अभी अंडर अप्रूवल होता है, लोगों ने रहना तो शुरू कर दिया है, लेकिन सरकार ने अभी वहां अब परमिशन नहीं दी है। आप माने ये जो हमारा ये अशोक विहार है, शीतला माता मंदिर के ऑपोजिट वाली पूरी लेन, इनमें तो कई लेन्स ऐसी हैं जिसमें सरकार ने सीवर भी नहीं डाल रखे। लोगों ने अपने मिला के पैसे मिला के अपने आप ही पाइप खुदवा के डाल के सरकार के मेन सीवर में डाल दिए कि हम तो भैया लगवा दें। मैं सही में सीवर भी नहीं है। तो अगर मेरी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, ठीक है, और मैं उसके प्लॉट काट के तुम सबको बेचना चाहता हूं, तो कैसे बेचूंगा? रजिस्ट्रेशन तो कर नहीं सकते। मैं क्या करूंगा? पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे बेचूंगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे बेच दिया। अभी भी उस लैंड का लीगल ओनर कौन है? मैं ही हूं भाई। तो फिर मेरे पास आए इनकम टैक्स वाले, कहें भैया अपने जमीन बेची टैक्स, तो मैंने कहा कहां बेची? मेरे नाम पे तो है मेरे नाम पे तो है, मैंने तो सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। इनकम टैक्स वाले कहेंगे बेटा ये भी ट्रांसफर है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? अच्छा चलो बेटा, यहां बैठे सभी व्यक्तियों का है एक सपना कि कभी ना कभी घर हो अपना, है कि नहीं? अब मन में कह रहे हैं सर हम अभी झुग्गी में थोड़ी रह रहे हैं, घर है अपना। है बेटा, अभी जो घर है वो अपना नहीं, वो मम्मी पापा का। अच्छा, किसी के मन में ये बात है कि मिलके अपने आप से अपने पैसों से घर खरीदना? नहीं सर नहीं, पापा वाला बढ़िया है, इतनी मेहनत नहीं करनी। होनी चाहिए वैसे, ये क्लैरिटी भी दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। सपने अलग जगह है, रियलिटी चेक अलग जगह। अगर हम सोचे, चलो मिल के बात करते हैं हम सब लोग, तुम मान के चलो मेरे जितने ही गरीब हो, नहीं हो बुरा मत मानना इस बात से, सिर्फ अज्यूम करना है कि हम सब गरीब हैं, हमको जमीन खरीदना है और हमें घर बनाना है, ठीक है।
लेकिन हम अपने आप में अगर अलग अलग बात करें तो हम शायद घर नहीं बना पाए, तो हम मिलें, हम सारे मिलेंगे और हम एक जमीन खरीदते हैं और उस जमीन पे फ्लैट्स बनाते हैं और वो फ्लैट अपने नाम रख लेते हैं। समझ में आई? लेकिन इसमें लीगल इशू आ जाएगा कि जमीन किसके नाम पे। मैं कहता हूं मैं बड़ा हूं बेटा, मेरे नाम करवा दो। विश्वास रखो। देखो रिएक्शन कैसा दे रहे हो तुम, सर पे विश्वास नहीं करते हैं, नालायक कहीं के। हाँ तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक एंटिटी अलग से बना लेते हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। समझ में आ रही है? वो एंटिटी बना लेते हैं, उस एंटिटी के नाम पे जमीन खरीदेंगे और उस एंटिटी के नाम पे बिल्डिंग बनाएंगे। तो फिर सर हमें क्या मिलेगा? तुम्हें उस एंटिटी की मेंबरशिप, अगर कंपनी है तो शेयर्स मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? और उन शेयर्स के थ्रू आपको मिलेगा घर का अधिकार। ये बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए कि हमने नालायक हाउसिंग सोसाइटी बनाई, ठीक है, और उसके मेंबर्स हैं हम सब, या हमने नालायक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी बनाई और उसके शेयर होल्डर्स हैं हम, ठीक है, और वाया शेयर होल्डिंग आपके पास फ्लैट है। अब मान लो शिवानी है, इसकी शादी हो जाती है, कनाडा जा रही है, कह रही मैं अपना फ्लैट बेच दूं, मेरे को क्या करना है? तो ये फ्लैट बेचेगी या अपनी शेयर होल्डिंग मेंबरशिप बेचेगी? शेयर होल्डिंग या मेंबरशिप ना। तो भैया फ्लैट तो नहीं बेचा, शेयर होल्डिंग मेंबरशिप बेची ना। तो ये जो शेयर होल्डिंग मेंबरशिप बेचने का प्रक्रिया है, ये भी ट्रांसफर है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने क्या बेचा, मेरा तो घर था ही नहीं, घर तो सोसाइटी का था। भैया आपने क्या बेची? मेंबरशिप। और उस मेंबरशिप से क्या बेचा? एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है? तो ये लास्ट पढ़ेंगे, एनी ट्रांजैक्शन वेदर बाय वे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ और एक्वायरिंग शेयर्स in a cooperative society, company, AOP, etc., in any other manner whatsoever, which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property permanently। समझ में आ रही है? तो ये भी क्या है? ट्रांसफर है। क्लियर है? ये तो हमने देख लिया ना। इंडेक्सेशन की भी क्लैरिटी हो गई। अच्छा अब मेरी बात सुनेंगे जरा ध्यान से। इंडेक्सेशन टेबल देखो, ये लिख लो सब लोग अपने अपने बुक्स में, टेबल में। कुलदीप को बुलाइए। पानी के साथ कॉफी भी मांगी थी। मैंने नहीं कहा था, अब कह रहा हूं। कोई और पिएगा कॉफी? हम पिलाने में नहीं वाले बेटा, दूध बहुत महंगा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे हम, सेक्शन 55। इसका सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मन करे, श्रद्धा है तो कर लो बेटा, वो अलग बात है। अब सबसे पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में अगर हम डिस्कशन करें कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, भैया जो पैसे दिए हमने किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, वो तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कोई भी एक्सपेंसेस किया आपने किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। मैंने अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, उसमें 5 लाख रुपए मैंने कमीशन दिए प्रॉपर्टी को खरीदने में, तो वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड होगा। 6 लाख रुपए की स्टैंप ड्यूटी दी है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कोई भी खर्चा ऐसा जिसके बिना एक्विजिशन नहीं हो सकती थी, वो खर्चा उसमें ऐड किया जाएगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब आप सिंपल सी बात यहां पे समझें कि अगर आप बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, किसकी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की, तो इसमें पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने से ज्यादा ही होगा, ठीक है। हमने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के केस में हमें क्या करनी है? इंडेक्सेशन करनी है। इंडेक्सेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? CII चाहिए। CII हमारे पास कौन सा है भैया? बेस ईयर।
2001 टू, जिसका CII कितना है, ये बात याद है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने गोल्ड खरीदा था 2001 में और मैंने गोल्ड खरीदा था 10,000 का, तो ये मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालो तो आप कहते हो कोई बात नहीं सर, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 301 डिवाइडेड बाय 100। बहुत आसान है ये, क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही जो मैंने गोल्ड है ये मैंने 1999 में खरीदा था, तो फिर आपके पास एक दुविधा खड़ी हो जाएगी कि भैया ये जो डिवाइड बाय 100 कर लिया, ये तो उस साल का CII है जिस साल में आपने एसेट एक्वायर किया है। अगर मैंने एसेट ही एक्वायर 1999 में किया है तो इसका तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, हमारा तो बेस ही कहां से शुरू हो रहा है, 2001 से। तो यानी व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स व्हिच हैव बीन एक्वायर्ड बिफोर 1st April 2001। 1st April 2001 is the beginning date of the financial year 2001-2, which is the base year for CII। ये बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर के लिए क्या करते हैं हम क्या करते हैं, एक सिंपल सी बात करते हैं, हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंपेयर करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st April 2001 से, और जो भी हायर होती है वो ले लेते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पे जरा देखें ध्यान से क्या लिखा है। केस कैपिटल एसेट अगर परचेज किया गया है तो डेट ऑफ परचेज अगर आपकी 1 अप्रैल 2001 से पहले है तो हायर ऑफ द फॉलोइंग टू, कॉस्ट इनकर्ड बाय एसएससी ऑन परचेज ऑफ कैपिटल एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st April 2001 विच एवर इज हायर। और यहां पे कॉस्ट इनकर्ड बाय एसएससी ऑन द परचेज ऑफ द कैपिटल एसेट। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ध्यान रखेंगे इस बात का बेटा जी कि अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले एसेट खरीदा है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st April 2001 और उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है उसमें से आप हायर देखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर अगर कैपिटल एसेट आपका सेल्फ जनरेटेड है, सेल्फ जनरेटेड है तो फिर क्या करेंगे, सेल्फ जनरेटेड है तो देखेंगे भाई केसेस हैं कुछ, पढ़ो। एज पर डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ BC श्रीनिवासा शेट्टी। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे नाम आते हैं केस लॉज में, मैंने देखा अजीबोगरीब नाम वाले केस करते हैं, कोई सीधा सुरेश कुमार नहीं आया कभी, उल्टे सीधे नाम ही आने होते हैं। अरुण शुंगलू है, याद है तुम्हें, एक मंजुला जे शाह, मंजुला जे शाह तो याद ही होना चाहिए भाई, वो तो भूलना ही नहीं, अभी पढ़ना है। राजा राव हेमंत नाथ, पता नहीं क्या क्या करते हैं भाई। आज नॉर्मल आदमी कोर्ट में जाता ही नहीं है, इन लोगों को जिंदगी से फ्रस्ट्रेशन इतनी है ना कि मेरा नाम घटिया है, इसलिए केस करते हैं ये। वही है, आजकल बच्चों के नाम भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। फाउंडेशन बैच में एक बच्चा है, उसका नाम है मॉनसून। मॉनसून भाई, मतलब वही है। अब मैं तो क्या ही बोलूं, फिर मेरे को लगता है बच्चा भी बुरा मान जाएगा, और मेरे से कंट्रोल होता नहीं है। क्या ही कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, केस बी देखो, कैपिटल एसेट हैज बीन सेल्फ जनरेटेड में कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एनी सेल्फ जनरेटेड कैपिटल एसेट अदर देन दोज गिवन अंडर कैटेगरी 2 बिलो शैल बी इनडिटर्मिनेट मतलब नहीं निकाल सकते। देयरफॉर नो कैपिटल गेन वुड अराइज इन सच केसेस। समझ में आ रही है। अब यहां पे समझते हैं कि एग्जांपल सेल ऑफ स्पॉन्टेनियसली ग्रोन ट्री, गुडविल ऑफ प्रोफेशन, इन सब पे कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। क्यों भाई, तुमने पेड़ उगा के बेचे, पेड़ की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है भाई? सर मैंने 200 लीटर पानी डाला होगा, बीज खाद ये डाला होगा, ये इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। भाई वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुए हैं ना, ठीक है। आप समझो पहले, आज अब एक बात करते हैं गुडविल की। किसकी बात करते हैं? गुडविल। अच्छा, गुडविल दो चीज की बात करते हैं, ऑफ अ बिजनेस, ऑफ अ प्रोफेशन। समझ में आ रही है? गुडविल ऑफ अ बिजनेस, गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन। अब मान के चलते हैं कि अभिनव की सेक्टर 23 में ही रहता ना बेटा, पालम बिहार साइड,
अरे बड़े लोग, सॉरी, निर्वाणा, ओहो। मान लेते हैं अभिनव जी की निर्वाणा में, निर्वाणा कंट्री, हाँ इन्होंने अपनी कंट्री बना रखी है, गुड़गांव में इनकी अलग कंट्री है जहां इन्हें निर्वाणा मिल रहा है। हाँ, तो निर्वाणा कंट्री में इसकी बहुत पुरानी 25 साल पुरानी समोसे की दुकान है। ठीक है, अभिनव समोसा कॉर्नर, ASC, ठीक है ना। अभिनव समोसा कॉर्नर, इसकी 25 साल पुरानी दुकान है। बेटा हंस रहे हो, चलती है। इसके पास BMW है, समोसे बेच के आई है। अच्छा, अभिनव को अब लगता है कि चलो ठीक है, ये बिजनेस बहुत कर लिया, मैं दूसरे बिजनेस में जाना चाहता हूं, तो ये अपना बिजनेस फॉर सेल लगा देता है। तो इसका बिजनेस आप खरीदोगे तो सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग के पैसे दोगे, गुडविल के भी दोगे? अच्छा, वो गुडविल इसने कहीं से खरीदी है? सेल्फ जनरेटेड है ना। वो तो 25 साल में काम कर करके इसने अच्छे समोसे बना बना के कमाई है, तो उस गुडविल के पैसे मिले। अब इनकम टैक्स वाले आ गए, कह रहे कैपिटल गेन दो। ये कहता है ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग पे ले लो, प्लांट एंड मशीनरी पे भी ले लो, गुडविल पे कैसे लोगे? गुडविल पे कैपिटल गेन लेना है तो आपको तो माइनस करनी पड़ेगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहां से डिटरमाइन करोगे? मुश्किल है। केस कर दिया भाई ने, केस जीत भी गया भाई। समझ में आ रही है? कोर्ट ने कह भी दिया कि गुडविल की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो इनडिटर्मिनेट है, और जिस चीज की आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं निकाल सकते उस पर आप कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा सकते। तो गवर्नमेंट भी वो बच्चा है जो मोहल्ले में क्रिकेट खेलने आता है अपने खुद के बैट से, कहता मेरा बैट मेरी बैटिंग। जानते हो ना, ऐसे बच्चे होते हैं ना, मेरा बैट है मैं पहले बैटिंग करूंगा, है, और जब वो बच्चा घर जाता है सब चले जाते हैं क्योंकि बैट ले गया। होते हैं ना ऐसे बच्चे, गवर्नमेंट भी वैसा बच्चा है। गवर्नमेंट कहती है अच्छा तू केस जीत गया, हम लॉ ही बदल देंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लॉ में लिख दिया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ बिजनेस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम बताते हैं कितनी है, हम बताते हैं, हम लॉ में लिखेंगे, निल है। समझे? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ बिजनेस, स्पेसिफिक किस पे मैं जोर दे रहा हूं? बिजनेस पे, क्या है? निल। समझ में आ रही है कि नहीं? ये लॉ में लिख दिया, कह रहे अब बताओ, अब आओ, इनडिटर्मिनेट तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने लॉ में प्रोफेशन नहीं डाला। क्या नहीं डाला? प्रोफेशन नहीं डाला। तो इसलिए अभी तक अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन बेच रहे हो उस पे कैपिटल गेन नहीं है। समझ में आ रही है? गुडविल ऑफ प्रोफेशन पे कैपिटल गेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनडिटर्मिनेट, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड है। समझ में आ रही है? अगर सर मैंने अभिनव समोसा कॉर्नर खरीद लिया, मैंने उसके गुडविल के 40 लाख रुपए दिए, ठीक है, तो अब इसके हाथ में पूरे 40 पे टैक्स लगेगा, क्योंकि गुडविल ऑफ बिजनेस पे जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? निल। अब मैंने 2-4 साल वो समोसा कॉर्नर चलाया, फिर मैंने उसको आगे बेच दिया अंशिका को, उसने मेरे को गुडविल के 60 लाख रुपए दिए, तो अब मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? जितने पैसे मैंने दिए थे। समझ में आ रही है? तो गवर्नमेंट ने वो जो खुंदक में आके गुडविल की जो सेल्फ जनरेशन के निल वैल्यू बताई, वो सिर्फ गुडविल की नहीं बताई, वो और चीजों की भी बताई है। तो अभी उन चीजों पे आते हैं। सबसे पहले यहां पे कैटेगरी 2 निकालो, स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट। सबसे पहले गुडविल ऑफ बिजनेस, कैपिटल लेटर में लिखा नॉट, क्या किसकी नहीं देखनी है? प्रोफेशन की, नॉट प्रोफेशन। क्लियर है? नॉट प्रोफेशन। अगर आपने एक्वायर किया है तो उसका जो भी परचेज प्राइस है वो है, और अगर सेल्फ जनरेटेड है तो निल है। ये बात पे ध्यान देंगे। क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं ट्रेडमार्क ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद द बिजनेस। ट्रेडमार्क ब्रांड नेम की बात करेंगे तो ट्रेडमार्क ब्रांड नेम में भी यही सीन है कि अगर आपने सेल्फ जनरेट किया है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, लेकिन अगर परचेज किया है, एक्वायर किया है, तो जो परचेज प्राइस पे किया है वो। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। टेनेंसी राइट्स पता है? किराएदार के हक।
अगर कोई किराएदार कोई निर्धारित समय सीमा से ऊपर किसी प्रॉपर्टी में रहता है तो कानूनन उसके भी हक आ जाते हैं उस प्रॉपर्टी में, और आप उसे फिर ऐसे निकाल नहीं सकते। ठीक है, मेरे ख्याल से आई एम नॉट वेरी श्योर 11 साल का पीरियड होता है कि 11 साल के पीरियड अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में क्रॉस कर लिया तो फिर आपके अधिकार हैं उस प्रॉपर्टी में भी, आपके भी अधिकार हैं। ऐसा नहीं है वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई, तुम मन में सपने बना रहे हो बस अब मुझे कब्जा ही तो करना है कहीं, आज ही एक घर किराए पे लेता हूं और वहीं बस जाता हूं। हैं, आप देखो, आप सीपी जाते हो कनॉट प्लेस दिल्ली में, कनॉट प्लेस में इनर सर्कल है, इनर सर्कल में कई सारी बड़ी बड़ी फैंसी दुकानें, उनका किराया मैं बता रहा हूं बेटा साल साल का करोड़ों में, काफी बड़े किराए हैं उधर के। एक यूसीबी यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन का शोरूम है 3 माले का, उसका इतना तगड़ा किराया है ना, लेकिन 2 ब्लॉक छोड़ के वैसी एक छोटी दुकान है, मतलब उसी मेन रोड पे, उसका किराया कितना 33 रुपए महीने का। अब वो क्यों? क्योंकि वो बहुत सालों से उन्होंने किराए पे ले रखी है, कब्जे पे, या उनकी टेनेंसी राइट से निकाल तो सकते नहीं है, और किराए में वृद्धि करने के क्लॉजेस डाले नहीं थे। मेरे खुद के मित्र हैं जो कनॉट प्लेस में ही सिंधिया हाउस करके एक बिल्डिंग है उसमें रहते हैं, उनका घर है, किराया देते हैं 100 रुपए 3 महीने का कनॉट प्लेस में। अच्छा, और अब वो वहां रहते नहीं, अब वो गुड़गांव में रहते हैं, तो उन्होंने वहां पे पीजी खोल दिया, और पीजी में एक बंदे से लेते हैं 8,000 रुपए, और उस प्रॉपर्टी में उन्होंने कम से कम 6 लोगों के पीजी की सुविधा बना दी है। देख रहे हो उस व्यक्ति के क्या है उस प्रॉपर्टी में? टेनेंसी राइट्स। एक दिन तो मुझे बेच रहा था, कहता भाई तू ले ले ये प्रॉपर्टी। मैंने कहा 1 मिनट, तेरी है जो मुझे बेच रहा है? नहीं, मेरे टेनेंसी राइट्स हैं। अच्छा, अब सोचो अगर वो टेनेंसी राइट्स मैं खरीद लेता तो कैपिटल गेन किसके हाथ में होता? दोस्त के हाथ में। उसका टेनेंसी राइट उसने कहीं से खरीदा या सेल्फ जनरेटेड है? हाँ भाई, वहीं कुंडली मार के बैठा था तो सेल्फ जनरेटेड है ही है? तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? निल। समझ में आई? अगर मान लो मैंने टेनेंसी राइट्स उससे खरीद लिए और मैं उसकी जगह जाके कब्जा करके बैठ गया, बिल्डर मेरे पास आता कहता भाई प्लीज, जो लैंड का ओनर है, प्लीज चले जा। मैं कहा तो ठीक है 25 लाख दे दे, चले जाता हूं। उसको अगर उस लैंड की वर्थ मिल रही होगी तो 25 लाख देके भी वो कहेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं जी, तो मेरे को 25 लाख मिल गए। मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? जो पैसा मैंने अपने दोस्त को दिया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? आप समझो बेटा, ये छोटी छोटी चीजों को ना ध्यान में रखा करो, प्रॉपर्टीज के बारे में भी क्या क्या चीजें आती। अब आपको पता है पगड़ी सिस्टम क्या होता है? किसी को पता पगड़ी सिस्टम क्या होता है? नहीं? अबे यार, मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं तो लोग मार ले। रसम पगड़ी नहीं बोला था मैंने। उसे टोकन कहते हैं नलायक। पगड़ी सिस्टम में क्या होता है तेरे को तो पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर। पगड़ी सिस्टम में क्या होता है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल एक दुकान है और वो मेरे को किराए पे लेनी है, लेकिन मेरे को वो खरीदनी नहीं है, लंबे समय के लिए किराए पे लेनी है, तो मैं एक अमाउंट दे दूंगा, बड़ा लमसम अमाउंट, कि अब ये प्रॉपर्टी 20 साल के लिए मेरी हो गई, 90 साल के लिए मेरी हो गई। लीज बेटा, तुम फिर वही बात, मैं देसी चीज समझा रहा हूं, मैं तुम्हें रियल लाइफ की बात बता रहा हूं जो रियल में वर्ल्ड में बात होती है। तो 90 साल की लीज पे ले ली, चलो पगड़ी सिस्टम कहते हैं उसे। आप एक अपफ्रंट पेमेंट कर देते हो, लीगल ओनर नहीं होते हो प्रॉपर्टी के, आपको राइट्स मिल जाते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना? चांदनी चौक में कई सारी दुकानें ऐसी हैं जो पगड़ी पे हैं, लेकिन वो पगड़ी पे फिर कब्जे पे ही हो जाती हैं। तुम्हें पता है पीछे पिछले साल की बात है, चांदनी चौक में एक कूचा कहते हैं वहां पे ना, कूचे हैं, मतलब जो गलियां है ना, कूचे हैं वहां पे, कूचा महाजनी है और ऐसे कोई नाम है अलग अलग। तो एक कूचे में आग लग गई और मोस्टली वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी नष्ट हो गई, माल जल गया। लोगों का माल तो छोड़ो, कैश ज्यादा जला क्योंकि दुकानों में रखा होता है ब्लैक मनी। और उसके बाद अब जैसे मेरे को ये क्यों पता है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की वहां पे दुकान थी उसके फादर की, और वहां पे माल जल गया। अब सबसे खुश पता कौन हुआ? प्रॉपर्टी ओनर, क्योंकि उसने पगड़ी पे क्या दी थी? दुकान। वो तो है नहीं, अब वो तो गई।
अब क्या है? जमीन। जमीन का मालिक कौन? ओनर। उसने वहां मॉल बनाना, देखना। समझ रहे हो? वो बेचेगा अब किसी को। वो लोग वापस जाके कह रहे हैं कि हमारी दुकानें बना, हम बना देते हो, कह रहे हैं, नहीं। अब दुकानें गई। क्या कह रहे हैं जी हर्ष जी? ये अच्छा आइडिया दिया। मैं सिंधिया हाउस के ओनर को भी यही आइडिया देता हूं कि मेरे दोस्त के घर में आग लगा दे। कौन सा क्लेम? वो करा रखा हो तो मिलेगा। ये अकाउंट्स डाल रहे हैं अब, इंश्योरेंस क्लेम है। देखो, टेनेंट का इंश्योरेंस, जिसने इंश्योरेंस कराई है उसको राइट होगा ना। टेनेंट ने इंश्योरेंस कराई है पहले तेरे एग्जांपल में। फिर मैं वही तो बात, मैं मर गया, मेरी इंश्योरेंस क्लेम में कुणाल पैसे लेने आ रहा है। सर मेरा राइट है। मैंने आपको बहुत सहा है, थोड़े पैसे तो मुझे भी चाहिए। बड़ा मजाक उड़ाया सर आपने मेरा क्लास में। है ऐसा थोड़ी है, मैं इंश्योरेंस करा रहा हूं, पैसे तू ले जाएगा। हद होगी। चलो, स्टेज कैरेज परमिट्स। लोकल जो बसेस होती हैं, गवर्नमेंट एक तो अपनी खुद की बसेस चलाती है और दूसरा राइट्स दे देती है कि आप यहां से यहां तक, इधर तक बस चला सकते हैं, परमिट मिलता है। वो परमिट अगर सेल्फ एक्वायर्ड है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, अगर वो परचेस्ड है तो परचेज प्राइस। फिर लू मार्स, भूल जाओ लू मार्स क्या होते हैं। लू मार्स पुराने जमाने की बात है, जब महाराष्ट्र स्टेट में बहुत सारी मिल्स हुआ करती थी और वो मोस्टली मिल्स जो थी वो गवर्नमेंट ओन्ड थी। मिल्स समझते हो ना, कपड़ा मिल। अच्छा, कपड़ा मिल में जो मशीनें होती थी उनकी कैपेसिटी अनयूटिलाइज रहती थी, गवर्नमेंट ओन्ड थी, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, लू मार्स बेचती थी। मतलब आप उस मिल में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते थे लू मार्स खरीद के। समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब लू मार्स इज नथिंग बट राइट टू यूज द मशीन्स इन अ मिल। ये बहुत पुराने जमाने की बात है और वो ट्रांसफरेबल भी होते थे लू मार्स। तो अगर आपको मिले हैं वो लू मार्स, वो सेल्फ जनरेटेड है, ठीक है, वो मिलते थे बेनिफिट्स की तरह। आपने इतना एक्सपोर्ट किया, इतने लू मार्स मिल गए, ठीक है। तो वो जो सेल्फ जनरेटेड थे उनकी एक्विजिशन कॉस्ट निल, और अगर खरीदे तो फिर जो भी प्राइस पे किया। फिर उसके बाद राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन। राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन का, अब देखो, अब छवि है, ये जब से छोटी थी इसका सपना था कि बड़े होके मुझे शराब बेचनी। जब से छोटी इसने बस यही यही एक सपना देखा है, रोज इसने यही सपना देखा है कि मेरे को मेरी शराब की दुकान खोलनी है। अब एक बात बताओ, शराब की दुकान कोई भी खोल सकता है? क्या चाहिए? गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, ठीक है ना। तो छवि ने अप्लाई किया, लॉटरी निकलती है लाइसेंसेस की, तो छवि ने अप्लाई किया, इसको लाइसेंस मिल गया, इसने अपनी शराब की दुकान खोली, छवि शराब भंडार, ठीक है। यहां हर प्रकार की देसी है, विदेशी शराब मिलती है, ठीक है कि नहीं। जैसे ही इसने खोली है दुकान, इसकी मम्मी ने इसको लगाया 2 चांटे कि ये काम करेगी अब तू, परिवार का नाम ऐसे खराब करेगी, बंद करिए दुकान। और इसने वो दुकान बंद करनी है, लेकिन लाइसेंस तो इसको मिला हुआ, वो लाइसेंस ये किसी और को बेच सकती है, ठीक है। मान लो वो लाइसेंस मैंने खरीद लिया, ठीक है ना। अब शराब की दुकान बेटा मेरी है, ऐश। मेरे को पता नहीं, मैं शायद बेचू ना बेचू। अपने लिए ही रख लेंगे बेटा हम तो। हाँ, वो तो करना ही है बेटा। हाँ, तो अब इन्होंने जो मेरे को दुकान बेची, तो इन्होंने मेरे को क्या बेचा? राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस। राइट टू कैरी ऑन अ बिजनेस इनको किसने दिया था? गवर्नमेंट ने। तो ये सेल्फ जनरेटेड था, तो इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? निल। फिर जब मैंने इनसे खरीद लिया, मेरी मम्मी ने भी 2 चांटे मार दिए। भाई तुम्हें क्या लगता है मैं बड़ा हो गया हूं बहुत? है, मम्मी से कोई बड़ा नहीं हो सकता। मेरी मम्मी ने भी चांटे मार दी, कह रही ये कैसी बात कर रहे हैं, ये नहीं, छी ना। फिर मैंने वो दुकान अभिनव को बेच दी। अभिनव अब समोसे के साथ देख रहे हो, बंदे ने कंप्लीट सर्कल कर दिया है, स्नैक्स भी। अभिनव ने समोसे की दुकान के साथ क्या खोल लिया? शराब की दुकान। अच्छा, इसने जो मेरे से लाइसेंस खरीदा, मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? मेरा परचेज प्राइस। सब ठीक है, वैसे बड़ा बिजनेस माइंड है तेरा। है पूरा, मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन, चखना भी, दारू भी।
राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, ये सब भी वैसे ही है, कोई इशू नहीं है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट प्लीज याद रखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट रेफर्स टू एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर इंप्रूविंग द कैपिटल एसेट। आप अपने आप से दो सवाल पूछना, क्या इस खर्चे से कैपिटल एसेट की वैल्यू बढ़ी या यूजफुल लाइफ बढ़ी? अगर जवाब हाँ है तो वो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आ सकता है। समझ में आ रही? अगर जवाब ना है तो नहीं आएगा। समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? ऐसा थोड़ी है ना, अब सोचो ना कि मैंने 4 साल कोई गाड़ी चलाई है, 4 साल गाड़ी चलाई, अब मैं उसको बेचने वाला हूं, तो मैं अपना लॉस कैलकुलेट करते समय ये भी बोलूं मैंने 4 साल में 2 लाख का पेट्रोल भी भरवाया था। मैं तुम्हें बोलूं मेरी गाड़ी खरीद ले 4 लाख में, तुम कहते हो 4 लाख का क्या? मैंने कहा मैंने 2 लाख का पेट्रोल भरवाया था। हद होगी, 2 लाख के पेट्रोल भरने से उस एसेट की वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट हुआ? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ी है, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रही है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, दैट्स इट। क्लियर है? बिल्कुल होना चाहिए जी। अगर आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हो तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट का कोई ना कोई प्रूफ तो आपके पास होना ही चाहिए कि हमने क्वांटम कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कितना खर्चा करा था, तो क्वांटम डिसाइड भी तो करना है ना, तो इसलिए होना ही चाहिए। देखो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यूजुअली इसके इतने डॉक्यूमेंट्स होते नहीं है। ठीक है, तो रियल लाइफ में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलती ही नहीं है, माइनस होती ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप कर भी रहे होते हो तो उसके अंदर आपके पास अदर वेज होते हैं, रूल्स बने हुए हैं इसके बिहाफ में। हमारा सीए इंटरमीडिएट में या सीएस एग्जीक्यूटिव में क्या इशू है कि हमें ना बेसिक चीजें पढ़ाई जाती हैं, हम इसके अंदर कई सारी चीजें जो घुस के नहीं जाते हैं। इनकम टैक्स रूल्स 1962 में कई सारे पॉइंट्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं प्रोसेसेस कि कैसे कैसे चीजें करी जाएंगी। आपको भी क्या पढ़ाया जाता है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कैसे करा जाता है वो अभी आपके सिलेबस में नहीं आता। ठीक है, और ये पूरा आपके डीटी फाइनल के सिलेबस में भी नहीं आएगा, ये आपको रियल लाइफ में ही प्रैक्टिस देखना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पर्टिकुलरली वैल्यूएशन करवाई जाती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, ये सब कहां लिखा है? रूल्स में। वो अभी है नहीं तुम्हारे लिए, तुमने सवाल पूछा तो मैंने जवाब दे दिया उसका। ठीक है, अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट शैल बी टेकन टू बी निल। कौन से? गुडविल ऑफ बिजनेस, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस एनी आर्टिकल और एनीथिंग, राइट टू कैरी ऑन एनी अदर प्रोफेशन, और अदर एसेट्स की जो भी एक्चुअल कॉस्ट है वो मान ली जाएगी। लेकिन अगर ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले इनकर करी है तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी इग्नोर्ड। ये बात समझ में आ रही है? 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने कोई भी इंप्रूवमेंट करी है वो इग्नोर की जाएगी। सर क्यों इग्नोर की जाएगी? क्योंकि आप फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो ना। जब आप फेयर मार्केट वैल्यू ले रहे हो तो आप उसके अंदर उस इंप्रूवमेंट की वैल्यू भी ले रहे हो। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपने इग्नोर करनी है। फिर बच्चा कहता है सर आपने तो कहा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर। अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हायर ले ली मैंने तो क्या फिर इंप्रूवमेंट की बात करनी है? नहीं, तब भी नहीं करनी है। इंप्रूवमेंट एनीवे इफ इट्स डन बिफोर 1 April 2001 हैज टू बी इग्नोर्ड। इज दैट क्लियर? यू डोंट हैव अ सीआईआई फॉर दैट। सीआईआई कब से है? 2001। आपको पता है ये 2001-2 वाला सीआईआई बेस जो है ये अभी 3-4 साल पहले ही शिफ्ट हुआ है। इससे पहले सीआईआई बेस 1981 होता था, 81-82। अभी हमारा सीआईआई क्या चल रहा है आजकल? 301, 301। आपको पता है 1024 तक पहुंच चुका था जब वो 1981 के बेस लेके चलते थे। फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि कब तक इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, बेस शिफ्ट कर देना चाहिए हमें, तो फिर उन्होंने बेस शिफ्ट करा 1981 से 2001 बेस शिफ्ट करा। ठीक है ना? अब ये जब 20 साल हो जाएंगे इस पूरे सीन को भी, तो उसके बाद भी फिर बेस शिफ्ट करा जाएगा आगे। ठीक है ना? तो बेस शिफ्ट करते हैं। 1981 होता था पहले, 1981-82। अब क्या है? 2001-2। ठीक है, पूछो अभी ना है। अरे मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, क्लियर है? तो इंप्रूवमेंट बिफोर 1 April 2001 shall be ignored in all cases।